हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है वर्गीकी। सबसे पहले वर्गीकी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, लेकिन वर्तमान में व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया है। सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में अगर बात करें तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, यानी ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आध जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है और इनकी लंबाई जो होती है 2 से 4 माइक्रोन के बीच होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होते हैं रसायन संश्लेषी। आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं। ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल पर्णहरिम युक्त संवहक ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया। पहला है क्लोरोफाइसी यानी हरा शैवाल, और हरे वर्ण के कारण इनका रंग हरा होता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल, और लाल वर्ण के कारण इनका रंग लाल होता है। और फियोफाइसी भूरा शैवाल, यानी भूरे वर्ण के कारण इनका कलर भूरा होता है। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा जो जगत है वह कवक, फंगी का। कवक पर्णहरिम रहित संवहक ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर एस्कोमाइसिटिस कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस कुल का सदस्य है। कवक मूल, याद रखिए, कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच सहजीवी साहचर्य को प्रदर्शित करता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। इसके बाद है पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके बाद है उत्पादक, प्रोड्यूसर। सहजीवी उत्पादक
मतलब कि स्वजीवी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेफेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं, यानी कीटों से ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसके बाद है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। देखिए, उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोड्यूसर के बारे में बात किया था, उत्पादक यानी स्वयं भोजन को तैयार करते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता होता है उनके द्वारा यानी बनाए गए भोजनों पर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है, यानी दूसरे जीवों से ये अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। देखिए, विबंधक या अवघटक यानी डीकंपोजर मृतोपजीवी होते हैं, जो कि अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, बायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। शुष्क वातावरण में इनका विकास होता है। मरुद्भिद पौधों की जड़ें प्राय लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके कुछ भाग जल संचयन के लिए अधिक मांसल हो जाते हैं। और फ्रियोटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें 25 से 30 मीटर तक लंबी होती है। भूमिगत जल सतह तक ये पहुंचती हैं। इसी की खोज के लिए ये जड़ें मतलब कि अंदर, मतलब धरती के अंदर तक, गहराई तक जा पहुंचते हैं। हाइड्रोफाइटस या जलोदभिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं, जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों को तैरने में ये सहायक होते हैं। लवणोद्भिद उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादक वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक और लंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण के लिए, जैसे आर्किड इत्यादि। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभ कंद का, लहसुन सल्क कंद का तथा सूरन या जिमी कंद घन कंद का उदाहरण है। शकरकंद याद रखिए कॉर्नवोल्वुलेसी कुल का पौधा है। शकरकंद किस कुल का पौधा है? कॉर्नवोल्वुलेसी कुल का यह पौधा है। इसको खाने योग्य भाग जो है रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू, अदरक तने के रूपांतरण है, यानी इनका संग्रह अंग तना है। सलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है, यानी इनका संग्रह अंग जड़ है। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाखीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए जो है प्रतान पाए जाते हैं। गन्ना ग्रेमिनिक या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिनका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। देखिए, याद रखिएगा, लॉन्ग मिट्रेसी कुल के साइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनियम कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग, लौंग का उपयोग भोज्य पदार्थ तथा दंत शूल यानी दांत के दर्द में जो है उपयोग किया जाता है। दांत दर्द निवारक के रूप में या अन्य औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। लौंग का जन्म स्थल इंडोनेशिया है। इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है। केसर जो है एक मसाला है, जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सैफ्रानॉल एवं
पिक्रोक्रोसी नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधों का, जो भिंडी होता है लेडी फिंगर, भिंडी के पौधों का वानस्पतिक नाम देखिए एबेल मोस्कम्स। भिंडी के पौधों का नाम, जो वानस्पतिक नाम जो है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधों का, हल्दी जो होता है, हल्दी के पौधों को खाने योग्य भाग प्रकंद है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। कुरकुमा लौंगा यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि, मसाले और रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। सहतूत, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू और सिंघड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल खाया जाता है। सेव और नाशपाती का फल जो है पोम, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पीपो कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेव, काजू, नाशपाती इत्यादि। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा होता है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर, याद रखिएगा, मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान के लिए प्रयुक्त की जाती है। सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लिंट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूखा मात्रा में वसा, प्रोटीन, सूखा नहीं, सूक्ष्म मात्रा में प्रोटीन, वसा, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। तो याद रखिए, कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है और इसमें लगभग 6 to 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि जो है पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है? कैरिका पपाया। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथीन नामक वर्णक के कारण होता है। सेव के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन, गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक। टमाटर किस कारण लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण, और कैरोटीन जो होता है गाजर में कैरोटीन होता है। पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में पीटरनीन वर्णक होते हैं। अफीम के पौधों का वनस्पतिक नाम पेपावर सोमनिफेरम है। जो अफीम का पौधा होता है इसका वनस्पतिक नाम क्या है? पेपावर, याद रखिएगा, पेपावर सोमनिफेरम। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं और इसे नोस्कापिन, पेपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियां यानी ड्रग्स प्राप्त की जाती हैं। मॉर्फिन पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। मॉर्फिन पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। लहसुन और प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित याद रखिए कैप्साइसिन नामक पदार्थों के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। वनस्पति विज्ञान में किसी परोह को कली या कलिका कहते हैं या किसी
पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्वेकर सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, मेडिटेरियन रीजन है। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से व्हिटलर के 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का वर्गीकरण को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला है कवक है, फंगी, इसमें यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय यीस्ट जैसे कि मशरूम आते हैं। पादप में स्वपोषी या ये उत्पादक होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप। जंतु यानी इसमें सभी उपभोक्ता जीव आते हैं, जैसे कशेरुकी में मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पंछी, स्तनधारी आदि। और कशेरुकी में पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब, निमोटोडा, मोलस्का, एनेलिडा, अर्थोपोडा, ये सब आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में इसको यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत मतलब कि जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं, अधिकांशतः एक कोशिकीय जीव जैसे कि शैवाल और संघ प्रोटोजोआ। और मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी माइकोप्लाज्मा जीवाणु। तो याद रखिएगा। देखिए इसके बाद है 5वां जंतु जगत। जंतु जगत के बारे में अगर बात करें तो जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को जो है शामिल किया गया है। देखिए जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिकांश संख्या इंसेक्ट्स की है, यानी कीड़ों की है, कीड़े मकोड़ों की। कीड़ा या कीट अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियां यानी 15 लाख से अधिक जातियों को जो है मतलब कि ज्ञात किया गया है। 15 लाख से भी अधिक इनकी जाति हैं। इनमें से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक कीटों की है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा स्वयं एक कोशिकीय जीव होता है और इसका जो विकास होता है, इसका जो जनन की क्रियाएं हैं स्वयं में होता है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए अमीबा है, इस तरह से करते 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 ये छोर पे आएगा और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इनका जनन होता है, संख्या में वृद्धि होता है। ठीक है, ये केकड़ा मेलेकोस्ट्रेका, केकड़ा जो होता है मेलेकोस्ट्रेका वर्ग, जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एरेक्निडा वर्ग से संबंधित अर्थोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। टीक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 पैर पाए जाते हैं, यानी 3 जोड़ी। जुगनू या मतलब कि घतोत कीटों का एक परिवार है। इनमें जो होता है चमक सेल्यूसिफ्रेज, मतलब इनमें चमक जो होता है ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होता है। तो जुगनू जो होते हैं, आप देखे होंगे कि रात में जो जुगनू होते हैं उनमें बल्ब की तरह मतलब कि लाइट जलती है, यानी कि उनमें लाइट होता है। ये घतोत कीटों के परिवार के अंतर्गत आते हैं। और इनमें चमक क्यों आता है, तो इनमें ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण उनमें चमक आता, लगता है कि उनमें एलईडी बल्ब फिट है। मादा मच्छर के मुख्य उपांग पंछियों और स्तनियों के त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए जो है उपयोग किए जाते हैं, जबकि नर मच्छर जो होते हैं इनके प्रमुख उपांग फल फूलों को रस चूसने के लिए होता है। कीटों में ट्रैकी के द्वारा श्वसन के लिए वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैका एवं लैसिफर लैका नामक कीट के द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममित वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूमेटाजोआ होते हैं। इनके शिशु प्रावस्था में शरीर के सममिति द्विपार्श्वीय होती है।
इकाइनो इकाइनोडर्म प्राय अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक होते हैं। ऑक्टोपस सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु होता है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल एस्क्विडस तथा कोलोसल एस्क्विडस, तो विशाल एस्क्विडस तथा कोलोसल एस्क्विडस सबसे बड़े अकशेरुकी है। देखिए, कोलोसल एस्क्विडस की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। इसके बाद समतापी समतापी यानी गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के मतलब कि ताप से प्रभावित न होकर सदैव या हमेशा एक जैसा रहता है, सदैव एक जैसा रहता है। इसके अंतर्गत पंछी तथा स्तनधारी आते हैं। असमतापी यानी ठंडे रुधिर वाले कोल्ड ब्लड वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। रात्रिचर जंतु जो हैं दिन में आराम करते हैं लेकिन रात्र में या नाइट में ये एक्टिव हो जाते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण और मतलब कि घ्राणेन्द्रिया यानी सूंघने की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है और दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, जैसे ये वास्तविक मछलियां तो नहीं है, जिनका नाम है जेलीफिश, सितारा मछली या स्टारफिश, इको इनोडर्म, रजत मीन या सिल्वर फिश कीट वर्ग के अंतर्गत, कटल फिश मोलस्का के अंतर्गत, हेग फिश, साइक्लोएस्टोमेटा, डेविल फिश मोलस्क और क्रे फिश आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नाम तो मछलियों की तरह है लेकिन ये वास्तविक मछलियां नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आपको भ्रम में डाला जाता है, तो याद रखिएगा। कुछ वास्तविक मछलियां हैं जैसे फ्लाइंग फिश है, कैट फिश है, पाइप फिश है, पैडल फिश है, गोल्ड फिश है, ग्लो फिश है, कैट फिश इत्यादि, ये सभी वास्तविक मछलियां हैं। डॉग फिश, देखिए डॉग फिश स्कोलियोडॉन, डॉग फिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन यानी बोनी फिश है। जो मत्स्य या मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए ये अनुकूलित होते हैं। सर्दियों के मौसम में झील और नदियों के केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की जो परत होता है जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसीलिए मछलियां अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों और नदियों के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगी होता है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी यानी 1 जोड़ी और बड़े तथा पीछे की ओर मुड़े 20 दंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। ये मैक्सिलरी दंत यानी जम्हिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबंध होते हैं। 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है, जो कि पंछी वर्ग में नहीं आता। इसके बाद है कंगारू चूहा, बिना पानी पिए ये सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। यहां से कंगारू चूहा के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कंगारू चूहा यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र के विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होता है। इसके बाद है ब्लू व्हेल, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट, वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर, सी लायन, सील, फोका, वालरस और डॉल्फिन ये भी जलीय स्तनधारी हैं, जिसमें डॉल्फिन सिटेसिया गण, जबकि अन्य तीनों
कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनके दो मुख्य शाखाएं हैं। हिन कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। महाकपी, ये बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है। वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंता, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत एवं अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत के प्राणियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों को सबसे अधिक जो पहचाने गए जो जीव हैं, इनमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? देखिए, संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे गए या पहचाने गए जीवों की सबसे संख्या जिसका है वह कीटों की, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या में इंसेक्ट्स यानी कीटों की है। कीट जो होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों में से सर्वाधिक जातियां यानी 10 लाख से भी अधिक कीटों की है। कुल जल, ये जो जंतु है जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्रश्न संख्या सेकंड है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है? बैक्टीरिया को कैसे देखते हैं? तो याद रखिएगा कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी बी ऑप्शन। बैक्टीरिया अति सूक्ष्म और साधारण जीव है। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना जो है बड़ा करके दिखाते हैं। थर्ड नंबर है कथन ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण आर, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। 4 नंबर, सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कोई सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन। आप इसको एक बार पढ़ के एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए, बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आध जीव है, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वह छोटा सा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? वह है माइकोप्लाज्मा, सी ऑप्शन। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। 6 नंबर है कथन ए, अमीबा विभंजन के द्वारा जनन करता है। कारण आर, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जो है जनन करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करता है।
प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि के द्वारा जनन क्रिया करते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। निम्नलिखित मतलब कि निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो सही जवाब है जीवाणु और कवक, पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए। कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनर्लेखन किया है। कवक को भी कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सबौराड डेक्स्ट्रोज एगर। विषाणु में स्वयं की उपापचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें कृत्रिम रूप से जो है संवर्धित करना कठिन है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 8 नंबर, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी या गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप या टेम्परेचर वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक जैसा रहता है। इसके अंतर्गत बर्ड तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये कथन सही नहीं है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूट्रोएस्टोमी यूमेटाजुआ होते हैं जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं, तो इसलिए विकल्प ए का कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे उनमें जो है सांस लेने की क्षमता होती है, यानी रक्त यानी ब्लड नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं, वह है हाइड्रा, ऑप्शन ए। इसके बाद 11, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। मैंने बोला था कि याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मछली नहीं है। नाम मछली जैसा है लेकिन ये आपको भ्रमित करने वाले प्रश्न हो जाते हैं कि नाम तो मछली का है लेकिन वो वास्तव में मछली नहीं होते हैं। तो कौन मछली नहीं है, तो इसका सही जवाब है स्टारफिश, ये मछली नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, ये समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हेगफिश, रेजरफिश, क्राइफिश इत्यादि, ये सभी क्या है, मछलियां नहीं हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।